दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख नदियाँ, इसकी सारी जानकारियाँ मैं आपको यहाँ पे डिटेल वाइज क्लियर करवाऊंगा और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं इनका उद्गम स्थल कहाँ से है और यह कहाँ जाकर गिरती है, इसकी भी सारी जानकारियां मैं आपको इसी वीडियोज में क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप लोगों ने किस टाइप से इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे कि जो भारत की नदियां हैं वो सिर्फ 2 स्थानों पे गिरती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूर्व की बात करूं तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर मैं यहाँ पश्चिम की बात करूं तो यह कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ध्यान दीजिएगा, अरब के सागर में, यानी कि अरब सागर में। क्लियर हो गया दोस्तों। तो 2 टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करना है, या तो फिर भारत की नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी या तो फिर यह कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इसी के साथ जो पहली नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा सिंधु सभ्यता, यानी कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है दोस्तों, यह किस नदी पे बसी हुई है, ये बसी हुई है सिंधु नदी पर दोस्तों, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसी के साथ एक कहानी मैं आपको फिर बताऊंगा, बट इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं और इसका उद्गम स्थल बता दूं। तो सुनिएगा दोस्तों, पहले आप सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि जो हमारा ये भारत है दोस्तों, ये भारत के इस एरिया से, यानी कि तिब्बत वाला जो एरिया है दोस्तों, ये तिब्बत से होते हुए गुजरता है। तो मैं आपको बता दूं कि यानी कि तिब्बत से निकल के कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है दोस्तों, और वहीं से ये नदी क्या होती है, निकलती है। तो सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले सिंधु नदी तिब्बत भारत तथा, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी तिब्बत भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे कि हमारी जो भारत की नदियाँ हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या तो फिर वह अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जो सिंधु नदी है वो कहाँ गिरती है दोस्तों, तो वह गिरती है आपकी कहाँ, अरब सागर में। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की कुछ लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए कि जो सिंधु नदी की लंबाई है टोटल, वह है दोस्तों लगभग 2880 किलोमीटर, तथा यह भारत में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तथा यह भारत में 992 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं प्रमुख, वह है झेलम या चिनाब और रावी और व्यास, फिर है दोस्तों सतलज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके क्या है दोस्तों, यहाँ पे सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप से आप लोगों ने किसी भी नदी के बारे में अगर पढ़ना है, नदी तंत्र के बारे में, तो उसका एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी लेनी है। सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका कि इसकी लंबाई यानी कि 2880 मीटर है दोस्तों, और इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में कहाँ है दोस्तों, मानसरोवर झील में। ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर काफ़ी एक पर्यटन एरिया है दोस्तों, तो मानसरोवर झील में स्थित है। और सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए यह कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कितने देशों से होते हुए गुजरती है। तो दोस्तों ये 3 देशों से होते हुए गुजरती है, एक है तिब्बत, एक है भारत और तीसरा क्या आपका पाकिस्तान। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा हिस्सा कहाँ चले जाता है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर चले जाता है। चलो इसके इतिहास में आपको बाद में क्लियर करवाऊंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों का इनकी सहायक नदियाँ। पहला कौन सा हो गया दोस्तों, झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है रावी और चौथा है व्यास और 5वां क्या हो गया आपका सतलज दोस्तों। तो ये 5 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह है दोस्तों आपके सिंधु नदी की। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, यानी कि नेक्स्ट जो नदी है दोस्तों हमारा, ये है झेलम नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह कौन सी नदी है, झेलम नदी है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के शेषनाग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है दोस्तों, कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकटम
बेरनाग नामक स्थान से हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूँ। और वुलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि यह पहले वुलर झील में मिलती है, उसके बाद यह कहाँ प्रवेश कर लेती है दोस्तों, पाकिस्तान में कर लेती है, तथा चेनाब नदी में मिल जाती है। यानी कि पाकिस्तान से होते हुए ये जब पाकिस्तान को प्रवेश करती है दोस्तों, तो यह किस नदी पर जाके मिल जाती है, तो ये दोस्तों मिल जाती है चेनाब नदी पर। तो झेलम नदी की कुल लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो झेलम नदी की जो कुल लंबाई है वह है 724 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, मात्र 400 किलोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर हो गया दोस्तों, और इसमें सिर्फ भारत में अगर जो बहती है, ये कितना बहती है, 400 किलोमीटर। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू बने रह रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट हमारी नदी का नाम वह है दोस्तों व्यास, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं व्यास नदी। इस नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि रोहतांग दर्रा, तो ये रोहतांग दर्रा से निकला हुआ है दोस्तों ये, यानी कि हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। और यह इसकी जो कुल लंबाई है यह है दोस्तों 470 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 470 किलोमीटर तय करते हुए यह पंजाब में सतलज नदी से क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज आप लोगों को सारी नदियां मैंने क्लियर करानी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट आपको सारा मैं जितने भी नदी तंत्र है हमारे, उसका सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि चेनाब नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चेनाब नदी की बारे में बात चल रही है यहाँ पे। अब ये जो चेनाब नदी है, ध्यान दीजिएगा, जो चेनाब नदी है दोस्तों, ये चेनाब नदी है क्या, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं हम लोग कि चेनाब नदी की बात करेंगे तो चेनाब नदी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इसको क्लियर करेंगे। तो देखिएगा पहले, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा, ध्यान दीजिएगा, बारालाचा दर्रे से निकलते हुए यह पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गाजे, ध्यान दीजिएगा, गहरा गार्ज बनाती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है दोस्तों ये, और यह पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो चेनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करना है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और यह कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये लाहौल के बारालाचा दर्रे से। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में। और यह पीर पंजाल के समांतर, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा कार्ज बनाती है। और भारत में जो इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लंबाई है 1180 किलोमीटर, और यह पाकिस्तान पर जाकर सतलज से क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद करना है दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो आप इसको याद कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रावी नदी, ध्यान दीजिएगा, रावी नदी। तो दोस्तों रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जैसे कि मैंने बताया आपको, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश और रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है, और पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कहाँ मिल जाती है, आपके पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चेनाब नदी पर मिल जाती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों, यह कितनी है आपकी, 720 मीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 720 मीटर इसकी टोटल क्या है, लंबाई है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हुए लेके चल रहे हैं। अगर हम जितनी भी सिविल सर्विस की जो भी तैयारियाँ होती हैं
उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैथ्स, जीएस, जीके, उत्तराखंड भी हम यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं। और कुछ समय के बाद आपको हिंदी की वीडियो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको बेटर लग रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे साथ कंटिन्यू ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा अब है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सतलज नदी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि सतलज नदी यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सतलज नदी है क्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतलज नदी है क्या। तो सतलज नदी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, देखिएगा दोस्तों, पहले सतलज नदी का उद्गम तिब्बत स्तर मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यह तिब्बत में स्थित एक ताल है दोस्तों जिसका नाम है राक्षस ताल। यह नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह किससे मिल जाती है? पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है और इसमें प्रसिद्ध भांगड़ा नांगला बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भांगड़ा नांगला जो प्रसिद्ध बांध है दोस्तों, यह सतलज नदी पर बनाया गया है। और जो सतलज नदी है वो कहाँ से बहती है? तो दोस्तों ये आती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद करना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा सबसे मुख्य टॉपिक पॉइंट हुआ है गंगा नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ से बहती है तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारियां बता दूं। हमारी जो गंगा नदी है दोस्तों ये काफ़ी पवित्र, यानी कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। और इसमें आपको पता होगा कि हमारे जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध दोस्तों ये हरिद्वार में माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि हमारे उत्तराखंड के अकॉर्डिंग ये किस टाइप से यहाँ से निकलती है। तो ये है दोस्तों आपका एक छोटा सा उत्तराखंड जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे है दोस्तों आपका उत्तरकाशी। ध्यान दीजिएगा, उत्तरकाशी वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर एक जगह है दोस्तों, ग्लेशियर है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा, गोमुख ग्लेशियर। और ये जो गोमुख ग्लेशियर है दोस्तों, यह गाय के समान मुख, ध्यान दीजिएगा, गोमुख मतलब गाय के समान मुख वाला एक ग्लेशियर है। तो यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी है दोस्तों। और ये भागीरथी नदी कहाँ पर आती है? तो ये आती है दोस्तों देवप्रयाग में। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से आती है दोस्तों आपका एक अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा नदी आती है। तो ये जब दोनों नदियाँ मिल जाती है आपस में तो ये क्या बन जाती है दोस्तों? गंगा बन जाती है। तो इसलिए देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह हरिद्वार से होते हुए यूपी की ओर क्या कर लेती है दोस्तों? प्रवेश कर लेती है। तो आपको इतने सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए ताकि आपको पता चले कि गंगा नदी कहाँ से निकलती। तो ये था दोस्तों कुछ इतिहास। अब मैं यहाँ पे इसकी जानकारियां बताता हूँ। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में यह अलकनंदा तथा भागीरथी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मैंने जिक्र किया था, वास्तव में यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है जिसे संगम प्रयाग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बांग्लादेश में समुद्र, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसका नाम मेघना होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी आपको क्लियर करवाया था कि यूपी से होते हुए ये कहाँ चले जाती है दोस्तों? बांग्लादेश चले जाती है। बिहार से होते हुए बांग्लादेश चले जाती है। बांग्लादेश में इसे दोस्तों
पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और जब ये बात बांग्लादेश में पहुंचती दोस्तों, तो यह किस नदी से मिलती है, तो ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से। जब ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है दोस्तों, तो ये दोनों के संगम को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों मेघना। और मेघना कहने के बाद फिर ये दोनों क्या बन जाते हैं दोस्तों, जमुना। ध्यान दीजिएगा, गंगा जमुना जिसको कहते हैं हम, तो ये कहाँ मिलती है दोस्तों, आपके बांग्लादेश में मिल जाती है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसे ब्रह्मपुत्र में यानी कि मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 ध्यान दीजिएगा 2525 किलोमीटर, तथा भारत में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों, कुल भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक है आपकी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यमुना नदी, फिर उसके बाद है सोन नदी, सोन के बाद है रामगंगा, रामगंगा के बाद है घाघरा, घाघरा के बाद है कोशी, कोशी के बाद है दोस्तों गंडक। यानी कि इतनी नदियां हमारे किससे मिलती हैं, ये मिलती हैं दोस्तों गंगा नदी से। तो ये था दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रोचक कहानी और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट और काफी महत्वपूर्ण मैंने आपको जो जानकारी बता रखी है दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको समझ में आई होगी या दोस्तों आपको पसंद आया होगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से हमारे नदी तंत्र बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है दोस्तों आपका यमुना नदी। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यमुना नदी। तो मैं इसकी पहले मैं जानकारियां आपको बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। यमुना नदी गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा, जैसे हमारी गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वैसे ही यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, नामक ग्लेशियर से निकला हुआ है, जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे ध्यान दीजिएगा दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी से क्या हो जाती दोस्तों, मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से टॉस, चंबल, बेतवा व कैन तथा काली, सिंधु आदि शामिल है। यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे बड़े शहर है, जैसे मैंने बात की अभी मथुरा की या ITC आगरा की या फिर दोस्तों दिल्ली की, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे हम दिल्ली पर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक नदी दिखाई देती है। तो दोस्तों वो सारी जो प्रदूषित नदी है दोस्तों, वो कौन सी आपकी यमुना है। तो ये था दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका चंबल। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, ये भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। तो चंबल नदी ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले पर स्थित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले पर स्थित महू के निकट जानापाओ पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है, जानापाओ, यानी कि जानापाओ, नाम ही जानापाओ है दोस्तों। तो सोचो कि आखिर होगा क्या, ये ऐसा पॉइंट ना, जानापाओ पहाड़ से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नाम थोड़ा सा अटपटा है बट याद करना है आप लोगों ने, इटावा जिले में यमुना नदी में क्या हो जाती दोस्तों, मिल जाती है। तो चंबल नदी की लंबाई टोटल है दोस्तों 950 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 950 किलोमीटर। और यह नदी बिहोड़ों का निर्माण करती है, यानी कि गड्ढों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था। और हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, चाहे आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी कुल लंबाई कितनी है, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अब है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण
नदी के बारे में घाघरा, घाघरा तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, घाघरा नदी यानी कि सिंधु सभ्यता। या अगर बात करें घाघरा का युद्ध यानी कि बाबर के समय, तो दोस्तों यहाँ पे दो चार पॉइंट आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण मिलता है कि घाघरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस नदी का उद्गम मापचांगू, ध्यान दीजिएगा, मापचाचुंगू, ध्यान दीजिएगा, मापचाचुंगू ग्लेशियर से हुआ है जो तिब्बत के पठार पर स्थित है दोस्तों। यह नेपाल के मध्य से बहती है और हिमालय तथा शिवालिक श्रेणियों को पार करते हुए समय यह रासी पानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपरा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इस नदी की जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 1200 मीटर, यानी कि 1200 किलोमीटर। तो दोस्तों ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं और काफ़ी अच्छी जानकारी है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट गोमती, ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी पर मिल जाती है। गोमती नदी यानी कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों ये पॉइंट आपको, काफी जानकारी, रोचक जानकारियां मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट, अब है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट इस गंडक नदी, ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी भी आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि गंडक नदी है क्या और ये कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले इस नदी का उद्गम नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी तथा नारायणी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर बहते हुए यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की जो लंबाई है दोस्तों वह है 425 किलोमीटर, यानी कि 425 किलोमीटर इस गंडक नदी की क्या है दोस्तों, लंबाई है। और इस नदी का उद्गम नेपाल से निकलती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट कोसी नदी, ध्यान दीजिएगा, कोसी भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों और इसको आप लोगों ने याद भी करना है। कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 धाराओं से जो नेपाल हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदान भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों, यह गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी सहायक नदी है किसकी, गंगा की दोस्तों। तो कोसी नदी की लंबाई टोटल 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए विख्यात है दोस्तों, यानी कि कुख्यात है, लिखा इसमें विख्यात है, समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद है कि यह प्रतिवर्ष बिहार में जन धन की अपार क्षति पहुंचाती है, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी करवा रहा हूँ कि क्या लिखा है दोस्तों, धन जाने का शोक, मतलब धन का क्षति पहुंचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों ये पॉइंट, तो ये था आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में है दोस्तों कोसी नदी। ये तो आपने सुना ही होगा साहब कि कोसी नदी है क्या, तो देखिएगा, पहले कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप से 7 धाराओं से हुआ है जो नेपाल हिमालय कंचनजंगा पर्वत से निकलता है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, कंचनजंगा, ध्यान दीजिएगा, इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम अरुण है, जो माउंट एवरेस्ट के पास से क्या होती है दोस्तों, ये निकलती है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने शायद अभी आपको क्लियर करवाया था, लेकिन एक बात फिर ध्यान दीजिएगा,
अब हम बात करेंगे यहाँ पे दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। चलो इसको भी क्लियर करा लेते हैं कि एवरेस्ट के पास निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए यह नदी भागलपुर जिले में गंगा नदी से क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है। ये तो मैंने आपको क्लियर करवाया था। अब बात करेंगे यहाँ पे दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी, ध्यान दीजिएगा, इस नदी का उद्गम नागपुर के पठार स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। यह झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है दोस्तों, और साथ में पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है दोस्तों, हुगली नदी। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है भाई कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हुगली नदी के किनारे है दोस्तों। दामोदर नदी द्वारा पश्चिमी बंगाल में बाढ़ से भारी तबाह लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। यानी कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है दोस्तों, शोक कहा जाता है। और इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेनेसी नदी घाटी परियोजना से क्या है दोस्तों, ये आधारित है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेतवा नदी। ध्यान दीजिएगा, बेतवा नदी भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। यह रायसेन जिले में स्थित कुंवरगांव, ध्यान दीजिएगा, कुमारगांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलते हुए इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। और इस नदी पर माता टीला एवं राजघाट बांध क्या है दोस्तों, स्थित है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा, सोन नदी का जो उद्गम है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, और यह मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीरी जिलों से बहती हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा पटना के समीप, ध्यान दीजिएगा, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई टोटल कितनी है दोस्तों, 775 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 775 किलोमीटर। इस नदी पर बाणासागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना संचालित है। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, हमारे स्क्रीन पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों ने इसको क्लियर भी करना है। ब्रह्मपुत्र की बात तो आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों, लेकिन इसकी कुछ इतिहास मैं आपको बता दूं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5150 मीटर ऊंचाई पर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांपों के नाम से जानी जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद यह दिहांग कहलाती है दोस्तों, दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों को सम्मिलित धारा में मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में यह 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों, ये असम में है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। तो ये 2 से 4 पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करने हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमारा भारत है दोस्तों, ये तो भारत के पूर्वी क्षेत्र से होते हुए कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से सीधा ये बांग्लादेश की ओर जाती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों जमुना के नाम से। और जब ये गंगा और जमुना साथ में मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये असम के छोटे से जगह पर माजुली द्वीप बनाकर बैठा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये क्या करती है दोस्तों, बहती है। बस ये क्लियर हो गया। अब है दोस्तों लास्ट पॉइंट है, उसके बाद जो नदियां बची हुई हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद है दोस्तों नर्मदा नदी। यह नदी
मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत पर स्थित अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं दोस्तों। यह अपने उद्गम स्थान से पश्चिमी की ओर 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गुजरात में बैरचौड़ के निकट खता खंबात की खाड़ी पर गिरती है दोस्तों, और नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। इस नदी पर इंदिरा सागर परियोजना व ओंकेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है। दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 परियोजनाएं बनी हुई है। तो ये थे दोस्तों आज के काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने भी आप लोग को बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पे दे सकूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।